नमस्कार साथियों। आज हम लोग भारत का भूगोल, जी हाँ, भारत के भूगोल से जितने भी शुरू से लेके 2022 तक सवाल पूछे गए बिहार पीसीएस की प्री परीक्षा में, सबको कंप्लीट करेंगे। और हाँ साथियों, जिन लोगों को इस बात से समस्या है कि वीडियो लंबी हो रही है, तो उसका कोई उपाय नहीं है। उसका मात्र और एकमात्र उपाय यही है कि वीडियो को 2 की स्पीड पर देख लें। शुरू करने से पहले साथियों आपको बताना चाहूँगा कि और ये बताते हुए अपार हर्ष और प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि वीडियो जो है बिहार में भी देखी जा रही है। कई लोग जो हैं व्यक्तिगत स्तर पर मैसेज किए हैं हमको। आपको पता ही है कि व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, तो व्यक्तिगत मैसेज किए हैं और भूरी भूरी प्रशंसा की है उन्होंने कंटेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पर घटनासार पहुँच भी नहीं पाया है। कई लोगों को दिक्कत आई है कि उनको समय से घटनासार नहीं मिल पाया है। तो निश्चिंत रहिए, उनको बता रहा हूँ, पूरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्लास देखिए, उसके बाद पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके उसको देखिए। सवाल बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ और जो स्टैटिक जीके से संबंधित सवाल हैं, जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, उनको भी मैं उसमें ऐड करके आपको देता हूँ। तो शुरू करते हैं। भारत का विस्तार है दोस्तों कितना है, तो जो विकल्प दिया गया है इनमें से कोई सही नहीं है। तो याद रखना है, भारत का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट जो है नॉर्थ तक है। कैसा विस्तार? अक्षांशीय विस्तार इसको कहेंगे, इस तरह से, ठीक है। और बात अगर देशांतरीय विस्तार की करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 7 मिनट पूर्व से लेकर इधर से, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। याद रखना है, कर्क रेखा जो है भारत को लगभग बीचों बीच से काटती है और 8 राज्यों से निकलकर जाती है कर्क रेखा। उनको मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों? 2.4% है। लेकिन इसकी जनसंख्या कितनी है, तो यह भी याद रखना है। जनसंख्या जो है लगभग 16.51 है। तो ये जो है लगभग 17% इसको कहा जा सकता है, इसलिए बी विकल्प सही है। वर्तमान में जो है 17.5 माना जा रहा है जनसंख्या को। फिर है भारतीय प्रमाणिक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात हो रही है, एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है ये, तो 5.5 घंटे का याद रखना है। 5.5 घंटे का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन है दोस्तों, कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, याद रखना है। इन्होंने मिर्ज़ापुर दिया है, तो 2 में से कोई एक मिले तो छोड़ के नहीं आना है, करके आना है। मिर्ज़ापुर भी सही है। फिर है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सभी लोग जान रहे होंगे, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और बात करें रेड क्लिफ रेखा की, तो दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, याद रखना है। और डुरंड रेखा की बात करें तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। दोस्तों देखिए, इन्होंने व्याख्या की है, लेकिन इस तरह की व्याख्या नहीं की होगी, इसीलिए जो कंटेंट दे रहा हूँ इन लोगों से यूनिक है। देखिए, खाली मैकमोहन रेखा बताकर निकल लिए। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है, कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना, गार्डविन ऑस्टिन है। और ये है कहाँ? तो भारत में है POK, जी हाँ, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। लेकिन अगर भारत की बात करी जाए, केवल और केवल भारत की, तो कंचनजंगा है भारत की सबसे ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। गार्डविन ऑस्टिन, उसी को K2 कहा गया है, कहाँ है? POK में, जो कि पाकिस्तान के अधीन है, हिस्सा भारत का ही है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। किन किन के बीच होती है दोस्तों? कहाँ से कहाँ तक? 43,000 से लेकर 6,000 मीटर पूर्व में होती है। इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा, बहुत पुराना प्रश्न है, रिपीट नहीं होगा। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, कौन सा है दोस्तों? तो सभी को पता होगा, शिवालिक है। एकदम दक्षिणी जो बेल्ट है उसको शिवालिक ही कहा जाता है, वही पर्वतीय प्रदेश है, याद रखना है। पर्वत पदीय प्रदेश, पर्वत के एकदम पद के पास, तो इसीलिए उसको पर्वत पदीय प्रदेश कहते हैं। फिर है
हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं कौन कौन सी दोस्तों, ये सब छोड़िएगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ दोस्तों, किस काल में हुआ, तो याद रखना है प्लियोसीन काल में हुआ है, सेनोजोइक युग में अथवा प्लियोसीन काल में हुआ है। फिर है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं दोस्तों किस काल में, किस कल्प में, तो सेनोजोइक महाकल्प में प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण हुआ है, याद रखना है। कुछ सवाल दोस्तों रटने ही वाले होते हैं तो इनको रटा ही जा सकता है, और अभी डिटेल में पढ़ने का समय भी नहीं है तो मैं खुद ही उस चीज़ पर कम काम करता हूँ, इसी वजह से। छोटा नागपुर पठार दोस्तों क्या है, तो एक अग्र गंभीर पठार है, याद रखना है। क्यों दोस्तों, क्योंकि विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है इसमें छोटा नागपुर पठार में, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से दोस्तों। तो अग्र गंभीर पठार है मतलब घटते क्रम में, तो इसीलिए इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप घटता जा रहा है, तो इसीलिए इसको अग्र गंभीर पठार कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार को। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं। अब मैं बता रहा हूँ कौन कौन से कथन हैं। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये जो है मालदा गैप से अलग हो गया। मेघालय पठार पहले जो है एक ही था, प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा था। फिर एक कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त के रूप में हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों सवाल सही हैं, तीनों कथन सही हैं दोस्तों। फिर है निम्न में से कौन सा में जो सही नहीं है उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, तो ये कथन गलत है। फिर कैसे हुई है हिमालय की उत्पत्ति दोस्तों, तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, इन दोनों की टक्कर जहाँ पे हुई है उसी से उत्पन्न जो विक्षोभ हुआ है उसी के तहत हिमालय की उत्पत्ति हुई है। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है दोस्तों, तो भुवन की पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश नहीं है। फिर क्या क्या है, गारो की पहाड़ियाँ, गारो खासी की पहाड़ियाँ और जयंतिया की पहाड़ियाँ, ये तीनों मेघालय पठार का अंश हैं। सवाल कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं, तो गारो खासी जयंतिया तीनों वहीं स्थित हैं, तीनों पहाड़ियाँ वहीं स्थित हैं। इलेमनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है दोस्तों, तो याद रखना है ये जो है टाइटेनियम का खनिज है, याद रखना है इलेमनाइट। जी हाँ, इलेमनाइट और रूटाइल को भी याद रखिएगा, दोनों टाइटेनियम के प्रमुख खनिज हैं। इलेमनाइट। भारत की तट रेखा दोस्तों कितनी है, तो जो 4 विकल्प दिए हैं उनमें से एक भी सही नहीं है। तो सही कितना है दोस्तों, भारत की संपूर्ण तट रेखा उसमें छोटे छोटे द्वीपों को भी इंक्लूड किया गया है, तो कितनी है 7516 किलोमीटर, यह याद रखिएगा। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो सह्याद्री कहलाते हैं, रट लीजिएगा इसको। गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं पश्चिमी घाट को, और केरल में इसे क्या कहते हैं दोस्तों, सहापर्वतम कहते हैं इसको, यह भी याद रखिएगा। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, तो कौन सा दर्रा है दोस्तों, तो विकल्प ई जो है इसमें सही होगा, क्योंकि इनमें से एक भी नहीं लग रहा है। नाथुला जो है वैसे सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है दोस्तों, और भारत का जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा जो है वो यांगजी दीवान है, तो विकल्प में उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, इसलिए विकल्प ई सही होगा। खैबर भी नहीं है, रोहतांग भी नहीं है, नाथुला भी नहीं है, और दिए गए विकल्पों में नाथुला जो है सही है, लेकिन ऑल ओवर अगर बात की जाए तो नाथुला सही नहीं है, तो याद रखना है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दोस्तों, कहाँ अवस्थित है, दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। अगर आप मैप देखेंगे तो इसकी स्थिति को समझ पाएंगे। तो बात करी जाए कितने द्वीपों से मिलकर बना है लक्षद्वीप, तो 36 द्वीपों से बना है, और क्षेत्रफल इसका कितना है 32, तो 32 और 36 इस तरह से याद रखिएगा, और छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है।
सबसे उत्तरी द्वीप को अमीन द्वीप कहते हैं और दक्षिणी द्वीप को मिनिकॉय कहते हैं। और इन्हें जो चैनल अलग करता है वो 9 डिग्री चैनल होता है, यह भी याद रखिएगा। कवारत्ती जो है इसकी राजधानी है, जो कवारत्ती द्वीप पर ही स्थित है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है प्रबल उत्पत्ति का है, यही सही विकल्प है, ना कि ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, ना कि मृदा निक्षेपण का है। तो याद रखना है प्रबल उत्पत्ति का है। फिर लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं दोस्तों, देखिए पूछ लिया गया, 36 द्वीप हैं। और यदि इसका क्षेत्रफल की बात करी जाए तो 32 किलोमीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल भी याद रखिएगा और द्वीप भी याद रखिएगा। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह कहाँ का क्षेत्र है दोस्तों, तो याद रखना है महाराष्ट्र में है। और अक्सर दोस्तों जल की अनुपलब्धता या कमी के लिए खबरों में रहता है विदर्भ। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है दोस्तों, तो इसके अनुसार जो प्रश्न है जिस समय पूछा गया 2017 में, तब जो था अरुणाचल प्रदेश था। लेकिन जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आई है उसके अनुसार सर्वाधिक जो है वन क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा वन स्थिति रिपोर्ट पर और आपको उपलब्ध कराऊंगा। वहाँ से एक सवाल आने की प्रबल संभावना रहती है और उसको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि यह रिपोर्ट जो है 2 साल पर जारी होती है। तो 21 वाली रिपोर्ट ही चलेगी, 22 में भी और 23 में भी। बिहार के संदर्भ में लेके आऊँगा, हालांकि एक वीडियो पड़ी है उसकी वन स्थिति रिपोर्ट की, आर्थिकी के निचोड़ के तहत। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है दोस्तों, तो किस पहाड़ी पर मिलता है, नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है दोस्तों कौन सी है, दोदा बेटा। और यदि पूरे दक्षिण भारत की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी, यह भी पूछ लिया जाता है, याद कर लीजिएगा। इसीलिए दोस्तों देखिए किस तरह से महत्वपूर्ण सवाल जो हैं हम लोग करते चल रहे हैं, इसीलिए इसको MDA कहा गया है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। मेंस के संदर्भ में नहीं, प्री के संदर्भ में एक सवाल के साथ कई सवाल तैयार हो रहे हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं दोस्तों, कौन सी हैं, तो याद रखना कार्डिमम पहाड़ियां, इनको इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, यह भी याद रखना है। इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेट्टा है, अभी हम ऊपर भी बात कर चुके हैं। और दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी, यह भी हम बात ऊपर कर चुके हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य दोस्तों कौन कौन से हैं, तो याद रखना है राजस्थान प्रथम स्थान पर, मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर, महाराष्ट्र तृतीय स्थान पर, और चौथे स्थान पर दोस्तों यूपी है। यदि बिहार की बात करें तो बिहार का स्थान 12वां है, रट लेना है इसको। और जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान तीसरा है, तीसरा भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा। देखिए फिर से वही पूछ लिया। एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है कौन सा, तो बिहार है। भारत के निम्नलिखित, देखिए 12 जो है 12 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो याद रखिएगा तीसरा स्थान जो है जनसंख्या की नज़र से और क्षेत्रफल की नज़र से 12वां स्थान। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है, तो दक्षिण भारत में, आप लोग सभी जान रहे होंगे। और वहीं पर जो है द्रविड़ शैली भी स्थित है मंदिरों की। मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं दोस्तों, नागर, बेसर और द्रविड़, याद रखना है। तो इनका उत्तर से दक्षिण क्रम भी यही है, ऊपर वाली नागर, बीच वाली बेसर, और जो सबसे दक्षिण में स्थित है भारत में मंदिर निर्माण शैली, वो द्रविड़ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, तो याद रखना है हरियाणा में नहीं है। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है दोस्तों, PHD PC, P का मतलब पंजाब, H का मतलब हरियाणा, D का मतलब दिल्ली, इन तीनों में ST समुदाय नहीं है। और जो PC का मतलब क्या है, PC का मतलब पुदुचेरी और C का मतलब चंडीगढ़। तो कुल मिला के ये जो 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें जो है जनजातीय समुदाय नहीं है। तो कभी कभी एक ही दिया जाता है विकल्प में, तो इस तरह से कंफ्यूज ना हो तो इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, PHD PC। भील जाति कहाँ पाई जाती है, तो
महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पाई जाती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। मोटा माटी भारत के पश्चिम में जो भी राज्य हैं वहाँ पर जो है भील जनजाति पाई जाती है। तो याद रखिएगा, मैप बनाने के लिए स्पेस कम पड़ जाता है दोस्तों। लेकिन ये जो राज्य है त्रिपुरा, इसको जरूर याद रखिएगा, ये एकमात्र उत्तर पूर्व में स्थित राज्य है जहाँ पर भील जनजाति पाई जाती है। त्रिपुरा को कतई याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही है दोस्तों? तो सही नहीं है। देखिए, ये बाद वाला टर्म जरूर याद रखा करिए, इस पर गौर किया करिए, है कि नहीं है। भील जो है दोस्तों गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु में है और टोडा केरल में। तो यही डी वाला विकल्प गलत है। तो टोडा दोस्तों कहाँ की है? याद रखना है, तमिलनाडु की है। नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है टोडा जनजाति। फिर निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है दोस्तों? तो देवप्रयाग से भागीनंदा और पहुंची गंगा में। इस तरह से याद रखिएगा, देवप्रयाग से भागीनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों जहाँ पर मिलती हैं उसको, उस स्थान का नाम क्या है? देवप्रयाग। डीपी देवप्रयाग है। और यहीं पर मिलने के बाद जो नई धार बनती है उसी को गंगा कहा जाता है। तो याद रखना है। अच्छा ट्रिक लगा हो तो एक बार कमेंट करिएगा। भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया है। टारगेट करंट 123, टारगेट करंट AK123, इसको जो है ज्वाइन कीजिएगा। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलिए दोस्तों। और करंट अफेयर के लिए निश्चिंत रहना है, क्योंकि करंट अफेयर के लिए पूरी प्लेलिस्ट बना दी है घटना सार के निचोड़ की, तो उसको करके चलना है। और जो लोग और भी ज़्यादा गहराई से करना चाहते हैं तो इससे पहले वाला जो घटना सार पड़ा है उसको भी देख के जाएं। भारत में यरलुंग जांगबो नदी किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, याद रखना है। बंगाल में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना है, तेल नदी जो है महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसमें महानदी है ही नहीं, तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। और महानदी की अन्य सहायक नदियां दोस्तों कौन कौन सी हैं? तो शिवनाथ और जोंक और ईब, ये तीनों जरूर पूछ ली जाती हैं। शिवनाथ को कैसे याद रखना है? महादेव, महानदी में महा लगा हुआ है, ठीक है। और शिवनाथ की बात करें तो शिवनाथ तो हैं ही भोलेनाथ, तो महानदी की सहायक शिवनाथ। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो आप लोग जान ही रहे होंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। इसमें गोदावरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गंगा भी गिरती है। ऐसे ही महानदी कृष्णा, कावेरी। तो विकल्प A और B दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो याद रखना है, उत्तरी कोयल, शंख, दक्षिणी कोयल या बराकर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इन्होंने कौन सा विकल्प बताया है? E, एक से अधिक। जी हाँ, क्योंकि जो उत्तरी कोयल नदी है दोस्तों वह झारखंड से निकलती है और सोन नदी की सहायक बन जाती है। सोन नदी जो है दक्षिण भारत में गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। पहली कौन सी है? यमुना। तो सोन दोस्तों गंगा में कहाँ मिलती है? या याद रख लीजिएगा, पटना में मिलती है। ऐसे ही बराकर नदी जो है दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है जो झारखंड से निकलती है, और यह जो है हुगली नदी में मिल जाती है। तो बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। इस तरह दो विकल्प सही हैं, तो सही उत्तर ई होगा। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है दोस्तों? देखिए फिर से वही सवाल, पटना में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण, इसको रट लीजिएगा। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है दोस्तों? तो उत्तर काशी गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी फतेहपुर भी गंगा नदी के किनारे स्थित है, भागलपुर भी और कानपुर भी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है गंगा की जो प्रधान शाखा भागीरथी है।
तो भागीरथी के किनारे तो स्थित है उत्तरकाशी, लेकिन गंगा के किनारे नहीं है, क्योंकि भागीरथी गंगा कब बनती है, जब भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है तब बनती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, तो याद रखना है लेह। बात यहाँ पर सूखे की हो रही है, तो सूखा का मतलब यहाँ पर शुष्क है। शुष्क क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर आर्द्रता शून्य होती है। सूखे का मतलब ये नहीं कि रेगिस्तान होगा, तो कन्फ्यूजियाना नहीं है। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, या भारत का सबसे शुष्क स्थल है। तो ठंडी जो होती है वो सबसे शुष्क होती है, ना कि गर्म होती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है दोस्तों, तो सही जवाब है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। जी हाँ, अक्षांश एक हो सकता है, लेकिन दोस्तों कोई पहाड़ पे हो सकता है तो कोई मैदान में हो सकता है शहर। तो इस वजह से जो ऊंचाई पर स्थान है वहाँ पर तापमान जो है ऊंचाई के साथ गिर जाता है। तो इसीलिए शिमला जो है वहाँ पर तापमान की कमी के चलते बर्फारी होती है, और जबकि अमृतसर में गर्मी पड़ रही होती है, यह अपेक्षाकृत कम तापमान होता है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दोस्तों, तो याद रखना है दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। लगभग 75% बरसात जो है इसी मानसून से प्राप्त होती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं। जी हाँ, बाधाएं जब रास्ते में होती हैं तो हवाएं टकराकर ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठने के बाद संघनन होता है, और संघनन होने के बाद वर्षा बूंदों का निर्माण होता है, और बूंदें जो हैं वर्षा के रूप में बरस जाती हैं। तो इसलिए कोई बाधा जब होती नहीं है तो ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई मिल ही नहीं पाती हवाओं को, तो इसी वजह से कम वर्षा होती है। तो विकल्प डी सही होगा। दुमटी या फिर लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, तो याद रखना सभी प्रकार के कण मिलते हैं दोमट मिट्टी में। कौन कौन से, बालू भी होती है, चिकना कण भी होता है, और पांसु कण भी होता है। और अगला सवाल, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो याद रखना चिकनी मिट्टी में मिलता है। और इसी मिट्टी में जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि केशिकत्व का गुण प्रचुर मात्रा में होता है। केशिकत्व का मतलब कि जिस तरह से लैंप जलता है और नीचे केरोसिन होता है तो वह ऊपर अपने आप चढ़ता चला जाता है, इसी को केशिकत्व कहते हैं। फिर है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है दोस्तों, तो रट लेना है इसको। त्रिवेणी नहर से सिंचाई होती है, और त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है, तो गंडक नदी के बाएं तट से निकलती है त्रिवेणी नहर। और यह नहर जो है कहाँ स्थित है, पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। सीड यहाँ पर क्यों लिखा है दोस्तों, क्योंकि पिछली क्लास में हमने बताया था सीड जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए जाना जाता है। इसमें एस का मतलब है दोस्तों सोमालिया, और ई का मतलब है इथोपिया, और दूसरे ई का मतलब है इरिट्रिया, और चौथे डी का मतलब है दोस्तों डी जिबूती। तो सोमालिया, इथोपिया, इरी और जिबूती, इन चारों को संयुक्त रूप से दोस्तों क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसलिए चीज़ें जो हैं आपको बार बार रिकॉल हो सकें, इस वजह से जो ट्रिक्स हैं मैं उन पर लिखता चलता हूँ आगे, ताकि बार बार नज़रों के सामने से गुजरें और याद हो जाएं। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। कौन कौन से घटक रहे हैं हरित क्रांति के दोस्तों, तो चारों घटक रहे हैं। कौन कौन से चारों घटक, हरित क्रांति ने उच्च उत्पादन देने वाले किस्मों के बीजों का प्रयोग किया, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हुई, ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण हुआ, ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ, जिससे विपणन की प्रक्रिया में वृद्धि हुई। तो ये चारों घटक जो हैं हरित क्रांति के घटक माने जाते हैं। 1965 में शुरुआत हुई थी। एम एस स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है दोस्तों, तो गुणवत्ता युक्त बीज, उर्वरकों का प्रयोग, कुशल सिंचाई, कीटनाशकों का प्रयोग। तो चारों विकल्प जो हैं कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के उपाय हैं, तो इसलिए विकल्प ई सही होगा। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि कई सारी क्रांतियों को एक साथ
जब अंजाम दिया जाएगा तो उसी को इंद्रधनुषी क्रांति का नाम दिया जाएगा। तो यह किससे संबंधित है दोस्तों? यह जो है हरित क्रांति से भी संबंधित है, नीली क्रांति से भी संबंधित है, श्वेत क्रांति से भी संबंधित है, याद रखना है। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा दोस्तों कब की गई थी? 2000 में की गई थी। यह सवाल भी पूछ लिया जाता है। काली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो याद रखना कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित है। सवाल पूछा जाता है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो प्याज उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। लाल क्रांति मांस और टमाटर से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। फिर है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है दोस्तों, कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और दूसरा स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, पुनः वही पूछ लिया गया है। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है दोस्तों? तो बिहार और उत्तर प्रदेश में होता है, याद रखना है। अभी वर्तमान में अगर केवल और केवल एक राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। और किसका होता है? दूध का भी वहीं उत्पादन होता है। और दोस्तों आलू का भी वहीं पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है और चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक है यूपी। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है दोस्तों, हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, केसर है और जम्मू कश्मीर है। निम्न में से नकदी फसल कौन सी है दोस्तों? तो आप लोग जान रहे होंगे कौन सी नहीं है। तो ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है। जूट, मूंगफली और गन्ना जो है नकदी फसलें हैं। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? तो याद रखना मध्य प्रदेश और उड़ीसा, याद रखना उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जो है प्रमुख लौह उत्पादक हैं। और निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है दोस्तों? तो बैलाडीला में जो है हेमेटाइट, जी हाँ, लौह का अयस्क है, इसी का खनन होता है बैलाडीला में। बैलाडीला दोस्तों कहाँ स्थित है? खान तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। झारखंड में कोयला की खानें कहाँ स्थित हैं दोस्तों? तो झरिया में स्थित हैं। और दोस्तों जमशेदपुर किस लिए जाना जाता है? इस्पात उद्योग के लिए। लोहरदगा किसके लिए जाना जाता है? बॉक्साइट उत्पादन के लिए। रांची किसके लिए? भारी मशीनों के निर्माण के लिए जाना जाता है झारखंड में। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है दोस्तों? तो झारखंड में होता है। फिर पुनः रिपीट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो कौन कौन सी समस्याएं हैं दोस्तों? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी चारों समस्याएं सही हैं। पहली कौन सी है? निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा। जी हाँ, जो कोयला उपलब्ध है वह निम्न कोटि का है, कार्बन की मात्रा कम है उसमें। धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी। जी हाँ। तीसरा है कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। जी हाँ, कार्बन कम है हमारे यहाँ कोयले में तो हमको आयात करना पड़ रहा है, इस वजह से कोयला उद्योग और परेशानियों का सामना करता है। और दोस्तों कार्य संचालन कीमतें। जी हाँ, जो कार्य को संपन्न करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा धन खर्च करना पड़ता है। तो ये चारों समस्याएं जो हैं कोयला क्षेत्र की हैं, कोयला उद्योग की हैं भारत में। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार दोस्तों कहाँ है? तो याद रखना है डिगबोई असम में है। ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है डिगबोई। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था दोस्तों? तो 1973 में पैदा हुआ था, जब तेल निर्यातक देशों ने जो है तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि कर दी थी। तो सही विकल्प इसमें 1970 से 80 के दौरान वाला सही होगा। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत दोस्तों 1994 में कितनी थी? तो 243 किलोग्राम तेल के बराबर थी। लेकिन वर्तमान की बात करें आर्थिक समीक्षा 18-19 के अनुसार तो प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत जो है 600 किलोग्राम तेल के बराबर होगी।
रट लीजिएगा। इन्होंने जो है उसको टन में दिया है, लेकिन मैंने ग्राम में दिया है आपको, किलोग्राम में। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक और ऊर्जा का उत्पादक है? सर्वाधिक सौर ऊर्जा का। तो याद रखना है, कर्नाटक जो है सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। यदि पवन ऊर्जा की बात करी जाए तो हम पढ़ चुके हैं, तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है पवन ऊर्जा के उत्पादन में। और यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करी जाए तो चीन जो है पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और यूएसए द्वितीय स्थान पर है। भारत की बात करी जाए तो 5वें स्थान पर है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो खेतड़ी में स्थित है। खेतड़ी कहाँ की खान है दोस्तों? राजस्थान के झुंझुनू जिले की खान है, याद रखना है। तारापुर जो है परमाणु ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। टीटागढ़ जो है वो कागज उद्योग के लिए। रांची जो है भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यदि आवाज़ में थोड़ा अंतर लगे तो उसका कारण यह है कि आज हमारा उपवास रहता है मंगलवार को, तो इस वजह से थोड़ा सा तारतम्य में कमी हो सकती है। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए जाना जाता है? तो पुनः रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तांबे के लिए जाना जाता है। भारत में शीर्ष ताम्र अयस्क के भंडार कहाँ हैं दोस्तों? राजस्थान में है। दूसरा झारखंड, तो राजस्थान याद रखिएगा, सर्वाधिक राजस्थान में ही पाया जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है दोस्तों? तो याद रखना है, महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग नहीं, प्रमुख वायु मार्ग नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का हिस्सा है स्वर्णिम चतुर्भुज। जी हाँ, इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। उस समय सरकार जो थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। फिर है, भारत का 40% सड़क परिवहन दोस्तों किसके माध्यम से होता है? तो इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से होता है। फिर है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है दोस्तों? महत्वपूर्ण सवाल है। पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है, इसी में अटल सुरंग का निर्माण किया गया है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। किसको जोड़ेगी? लाहौल मनाली को जो है लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ेगी। और इसकी बात करें तो इसका जो दोस्तों पहले नाम इसका रोहतांग सुरंग था, याद रखिएगा। निर्माण इसका किसने किया है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रो ने किया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 1960 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका एकदम रट लेओ नई दिल्ली में है। राजीव चौधरी जो है इसके प्रमुख हैं। गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये याद रखना है। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है दोस्तों? तो त्रिवेंद्रम सेंट्रल जो है अधिकतम दूरी तय करती है। और ये फिर से वही ट्रिक जो है आपको याद करने के लिए दे दिया गया है, देवप्रयाग से भागीनंदा। दोस्तों ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन जो है EWS से मिलकर बना है। यदि यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की, तो EWS प्लस उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर जो है यूके का निर्माण होता है। EWS आप लोग जानते ही होंगे। ई का मतलब इंग्लैंड, W का मतलब वेल्स और S का मतलब स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड दोस्तों हाल ही में ऐसा देश बना है जो महिला की माहवारी से संबंधित जो भी उत्पाद हैं उनको निःशुल्क कर दिया है उसने। तो दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने इसके लिए कानून बना दिया है। कुरियर सेवा में से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ दोस्तों कब किया था? रट लेना है इसको, 1986 में किया था। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था दोस्तों? इसमें जो विकल्प दिए एक को सही नहीं है, तो कौन सा सही है? 1882 में दूरभाष का आगमन हुआ था, मतलब टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई थी 1882 में। पाट अंचल अवस्थित है दोस्तों कहाँ? तो याद रखना है झारखंड में। पाट अंचल होता क्या है दोस्तों? ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग जो है झारखंड के अंतर्गत आता है। झुमरी तलैया, जी हाँ, रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? और आपने गाने में भी सुना होगा झुमरी तलैया के नाम से। तो दोस्तों झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है, याद रखना है। पहले यह अविभाजित बिहार में था, अब जो है झारखंड के कोडरमा में स्थित है।
क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन चारों को सेट करना है। तो सही क्रम दोस्तों क्या होगा हम लोग जान ही रहे हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के जो 4 राज्य हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले, उनका क्रम इस तरह से है। राजस्थान प्रथम स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे है और चौथा जो है यूपी है, याद रखना है। और बात यदि बिहार की करें तो बिहार 12वें स्थान पर है। ठीक है। फिर अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य जो है यूपी है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार है और चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है, WB, याद रखना है। और ये दोस्तों क्या है, ये एक ट्रिक है दोस्तों, अनुसूचित माफ़ कीजिएगा दोस्तों, जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं से संबंधित ट्रिक है दोस्तों। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। 71वें संविधान संशोधन के तहत नमक को जोड़ा गया। नमक का मतलब, एन का मतलब नेपाली, एम का मतलब मणिपुरी और के का मतलब कोंकणी। फिर 92वें संविधान संशोधन के तहत BDMS को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 21 और 71 को जोड़ देंगे तो 92वां संविधान संशोधन मिल जाएगा। इस तरह से पढ़ेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है दोस्तों? तो कच्छ जिला जो है दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है दोस्तों? तो केंद्र शासित क्षेत्र कोई नहीं है, राज्य ही हैं जो उसको घेरे हुए हैं। 7 राज्य घेरे हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर और त्रिपुरा। बात करें दोस्तों और कौन सा आंकड़ा जो है 7 से सेट होता है असम का? तो राज्यसभा की सीटें जो हैं असम में 7 ही हैं। लोकसभा की सीटें जस्ट इसकी दोगुनी कर दीजिएगा, 14 हैं। और हेमंत बिस्वा जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर सवाल पूछा जाए किन देशों के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं, तो भूटान के साथ लगती है और बांग्लादेश के साथ, मतलब 2 देशों के साथ असम की सीमाएं लगती हैं। गद्दी लोग निवासी हैं दोस्तों किस राज्य के? तो सही जवाब है हिमाचल प्रदेश के। बोडो कहाँ के निवासी हैं दोस्तों? तो गारो पहाड़ी के हैं बोडो, याद रखना है। बोडो महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक टोडा होता है और एक बोडो होता है। बोडो जो है गारो पहाड़ी, गारो कहाँ है दोस्तों? गारो खासी जयंतिया, गारो जो है मेघालय में है, MGL मेघालय में है। और टोडा जो है दोस्तों कहाँ है? तमिलनाडु में है, याद रखना है। गारो जनजातीय पुनः पूछ लिया गया, मेघालय की है और मिजोरम में भी पाई जाती है। तो किसी एक विकल्प का चयन संभव नहीं है। अगर इसमें ई विकल्प होता तो हम लोग ई करते। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे कितनी है दोस्तों? तो याद रखना 6000 मीटर तक होती है जलोढ़ मृदा की गहराई। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना है गंगा नदी है। लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है, रट लियो को तई। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है, याद रखना है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम होता है? तो याद रखना है उपयुक्त सभी का। कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत से ही निकलती है, सतलुज भी तिब्बत से ही निकलती है और सिंधु नदी भी तिब्बत से ही निकलती है। देख लीजिएगा इसको। फिर है मानस नदी किस नदी की उपनदी है दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इसकी और सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो तीस्ता नदी हो गई है, कामेंग, सुबनसिरी और धनसिरी। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है। और दोस्तों जब जमुना और पद्मा, जी हाँ, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब पद्मा और जमुना दोनों मिल जाती हैं तो किस नाम से दोस्तों समुद्र में गिरती है यह नदी? तो याद रखना है मेघना नाम से गिरती है। दोस्तों अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन जो मैं आपको दिया हूँ वो एकदम सही है, रट लेना है कतई। पद्मा जो है बांग्लादेश में किसको जाना जाता है? पद्मा नाम से गंगा नदी को। जमुना नाम से किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। और मेघना नाम से जब दोनों मिल जाती हैं, अब गिर जाती हैं जाके बंगाल की खाड़ी में, तो
मेघना कहा जाता है, उसको रट लेना है। भारत की फिर है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदियों से तुलना करें दोस्तों। तो 3 कथन है, देख लेते हैं कौन कौन से सही हैं। अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर हैं। जी हाँ, क्योंकि हिमालयी नदियों का स्रोत ग्लेशियर होते हैं। तो पहला कथन सही है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल पर्वतीय क्षेत्र है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ढाल जो है ज़्यादा खड़ा हुआ होगा। फिर तीसरा है, प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती हैं। तो यही कथन गलत है। जब दोस्तों गति ही कम होगी, जब ढाल ही कम है तो गति कम होगी, गति कम होगी तो क्षरण कम होगा दोस्तों। और यहाँ पर दिया क्या है, अधिक क्षरण। तो तीसरा विकल्प सही नहीं होगा। तो कौन से कथन सही है, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा किस विकल्प में है, ए में है, तो ए वाला विकल्प सही है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है दोस्तों। तो सही जवाब है नर्मदा। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों। तो याद रखना है, नर्मदा और ताप्ती दोनों जो हैं पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, अर्थात ये अरब सागर में गिरती हैं। और बात करें राप्ती नदी की, तो राप्ती जो है घाघरा की सहायक नदी है। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों। तो याद रखना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 राज्यों से होकर गुजरती है। और यदि पूछा जाए कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच स्थित है, तो इन्हीं तीनों के बीच स्थित है। चलिए कावेरी की बात कर लें, महत्वपूर्ण है दोस्तों। कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है, और जो पहाड़ियाँ हैं ब्रह्मगिरी, वहाँ से निकलती है। और अपवाह क्षेत्र इसका कहाँ कहाँ है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में है। और दोस्तों श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का इस नदी के द्वारा निर्माण होता है। याद रखना है, शिव समुद्रम जो है दूसरा विद्युत उत्पादन संयंत्र है, किसके बाद, दार्जिलिंग के बाद। याद रखना है, दार्जिलिंग ही जो था वह पहला विद्युत उत्पादक संयंत्र दार्जिलिंग में ही लगा था, उसके बाद शिव समुद्रम में लगाया गया था। बात श्रीरंगपट्टनम की करें दोस्तों, तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो तीसरा हुआ था, उसमें इसी नाम से संधि की गई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो किसके किसके बीच हुई थी, टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच हुई थी। अब पूछा जाएगा कब हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो 1792 में। रट लेना भैया, सवाल जरूर पूछा जाता है ये। और दोस्तों श्रीरंगपट्टनम क्या किया था टीपू ने, स्वतंत्रता का वृक्ष रोपित किया था, यह भी याद रखना है। सोन, नर्मदा और महानदी दोस्तों कहाँ से निकलती हैं, तो अमरकंटक से निकलती हैं। और जबकि महानदी धमतरी के सियावा पहाड़ी से निकलती है। सोनम, इसमें दोस्तों क्या किया इन्होंने, अमरकंटक से, बी विकल्प सही होना चाहिए था दोस्तों। सोनम से कैसे हम याद रखेंगे, सोन, नर्मदा और महानदी। दामोदर नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, याद कर लेना है इसको। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, मतलब जो भूमि के द्वारा बांध ली जाती है, रोक लिया जाता है उसको। तो याद रखना है लूनी नदी। जी हाँ, राजस्थान में लूनी नदी जो है वो भूमि बंधित नदी है, अरावली श्रेणियों से निकलती है और कुछ दूर बहने के बाद कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। फिर है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है, तो कोसी नदी। जी हाँ, सर्वाधिक मार्ग में परिवर्तन करती है ये नदी, इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहते हैं, कोसी नदी को। बंगाल का शोक दोस्तों किसे कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्न में से कहाँ से निकलती हैं, तो याद रखना छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। छोटा DKS, मतलब D का मतलब दामोदर, K का मतलब कोयल और S का मतलब सुवर्ण रेखा। तो DKS जो है कहाँ से निकलता है, छोटा नागपुर पठार से निकलता है। DK भाई, DK बोस। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है दोस्तों क्या है, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। जी हाँ दोस्तों,
आपको पता होगा जब तापमान में भिन्नता होती है उसी भिन्नता के आधार पर पवन का प्रवाह होता है। तो वायु का प्रवाह जो है दोस्तों अधिक तापमान वाले क्षेत्र से, जहाँ तापमान अधिक होता है दोस्तों वहाँ एयर प्रेशर वायुदाब कम होता है, और जहाँ वायुदाब कम होता है वहाँ जो है अधिक वायुदाब वाली क्षेत्र से पवन बहने लगती है। तो इसी अवधारणा पर जो है भारतीय मानसून काम करता है। आम्र वर्षा दोस्तों क्या है? तो आम्र वर्षा दोस्तों मई जून के महीने में जो तड़ित झंझावत के साथ वर्षा होती है उसको जो है आम्र वर्षा कहा जाता है। कहाँ? मुख्यतः केरल में, लेकिन यदि कर्नाटक भी दिया रहे तो उसको भी करके आना। यह वर्षा जो है आम की फसल के लिए उपयोगी होती है, इसीलिए इसको आम्र वर्षा कहते हैं। और इस तरह की जो वर्षा होती है दोस्तों अप्रैल महीने में, तो उसको जो है चेरी ब्लाजम कहते हैं कर्नाटक और केरल में, और मई में आम्र वर्षा कहते हैं इसी को। और दोस्तों अप्रैल मई में ही तड़ित झंझा के साथ हुई वर्षा को काल वैसाखी कहाँ कहा जाता है? तो याद रखना बंगाल और असम में। तो तीनों नाम याद रखिएगा, आम्र वर्षा, चेरी ब्लोजम और काल वैसाखी। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है दोस्तों? याद रखना है तमिलनाडु में। जी हाँ, अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्व मानसून जो लौटता हुआ मानसून होता है उसी से तमिलनाडु में वर्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, इस तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। तो कभी कभी दिया जाता है कि लौटते मानसून से वर्षा कहाँ होती है, तो विकल्प में कोरोमंडल भी रहेगा, तो याद रखना कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, इसीलिए इसको कहते हैं MDA। जी हाँ दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मंद पड़ी हुई है गति, और जब गति मंद होती है ना तो अंदर से उत्साह कम हो जाता है। और किस तरह से चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ दोस्तों ये तो मैं ही जानता हूँ, आपके लिए दे रहा हूँ। और कहीं ना कहीं ये जो लोगों के मैसेज आते हैं कि हम बिहार से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्साह की लहर मेरे अंदर दौड़ जाती है और लगता है कि चैनल जो है वो आगे बढ़ेगा। चेरापूंजी अवस्थित है दोस्तों, कहाँ अवस्थित है? मेघालय राज्य में अवस्थित है। मासिन राम जो है यहाँ पर मेघालय में ही था दोस्तों। पहले सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था, लेकिन अब जो है मासिन राम दोस्तों अभी है वर्षा वाला, और पहले जो है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी था, याद रखना है। और दोनों कहाँ हैं? दोनों मेघालय में हैं। फिर है मिलान करना है दोस्तों, प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश। जी हाँ, बाढ़ से कौन सा प्रदेश पीड़ित रहता है? तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार का मैदान, याद रखना है। भूकंप से हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। सूखा से कौन सा क्षेत्र ग्रस्त रहता है? तो मध्य पूर्वी भारत। चक्रवात से कौन सा प्रदेश पीड़ित रहता है? तो झारखंड तथा उड़ीसा। दोस्तों ये जो अनुभव है ना, यदि मैं आपको पूरा का पूरा दे दूं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए दोस्तों, जिससे प्लेटफॉर्म को विस्तार दिया जा सके। और ये जो कोचिंगों ने जाल फैलाया हुआ है ना, जो इर्द गिर्द, जैसे पृथ्वी की जो आंतरिक सतह होती है वो कोर होती है, उस तक कोई आपको नहीं लेके जाता है कोचिंग वाला। वो सब इधर उधर घुमाते रहते हैं चारों तरफ, और जहाँ पे आपको जाना चाहिए वहाँ पर कोई नहीं ले जाता है। फिर है अगला सवाल, तो इसी हमको जो है वहीं पर पहुंचना है, और ये कला आपके साथी को पता है, और तभी वो पहुंचा भी है वहां तक। तो आपको भरोसा रखना चाहिए। आप ऐसे व्यक्ति से पढ़ रहे हैं जो खुद ही कई बार मेंस लिखा है, तो जो तीर आप मारेंगे ना वो आँख पे ही लगेगा। शर्त यही है कि आप मेरे अनुसार तैयारी करिए। करेबास मृतिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है। तो अब एक सवाल बनता है, जाफरान क्या है दोस्तों? तो केसर का एक स्थानीय प्रकार है। करेबास मृतिका मतलब करेबास नाम की एक मिट्टी है दोस्तों। कहाँ पाई जाती है? कश्मीर में पाई जाती है। भारत में एकमात्र ऐसा स्थान जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर है। और जाफरान क्या है? केसर की एक प्रजाति है, याद रखना है दोस्तों। प्लेटफॉर्म जो है उसका विस्तार नहीं है, संसाधनों की कमी है, इसीलिए पूरा कंटेंट आपको नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जो भी दे रहा हूँ वो एकदम मारक है आपके लिए। अब यही देख लीजिए, आपको पूर्वालोकन दे रहा हूँ PYQs के रूप में, तो इसको छोड़ा नहीं जा सकता है दोस्तों। 25 से 30 क्वेश्चन, और कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपसे पूछ लिए जाते हैं, और यदि ये आपने गलत कर दिए
फिर चाहे आप कितने भी धुरंधर हों, पार नहीं हो पाएंगे प्री परीक्षा में। मुंह के बल गिरेंगे, मुंह फूट जाएगा, लहू बहेगा आपका, घुटने फूट जाएंगे। करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो याद रखना है, करेबा अभी हमने ऊपर देखा है केसर के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्या है दोस्तों? MMMN/80 mm। ये दोस्तों ट्रिक है। MMM का मतलब है मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। N का मतलब है दोस्तों नागालैंड। अब सवाल बनता है ये क्या है? तो ये दोस्तों ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पंचायत नहीं है, ग्राम पंचायत नहीं है। तो चारों याद रखिएगा, MMN और अपान 80 mm। 80 mm क्या है दोस्तों? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये जो 4 राज्य हैं दोस्तों 80 mm से बनते हैं। यहाँ पर जो है संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेख किया गया है कि यहाँ पर प्रशासन किस तरह का हो। तो 80 mm 6ठी अनुसूची में शामिल होने वाले राज्य हैं। और MMN क्या है? MMN जो है बिना ग्राम पंचायत वाले राज्य हैं। फिर रेगड़ या फिर रेगुर भी इसको कहा जाता है। किसे कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, याद रखना है। वैश्विक स्तर पर इसको उष्ण कटिबंधीय चरनोजम जैसे नाम से भी जाना जाता है। भारत की कुल मिट्टी का 16% या फिर मान के चलिए 17% मिट्टी जो है काली मिट्टी है, याद रखना। ये सवाल पूछ लिया जाता है। विस्तार इसका गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है दोस्तों कहाँ? महाराष्ट्र में है, दिए गए विकल्पों में, याद रखना है। रेगुर नाम है किसका? काली मिट्टी का। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा? वनारोपण के द्वारा। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बहुत ही विकल्प नज़दीक नज़दीक हैं, बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। अति चराई द्वारा रोका जा सकता है मृदा अपरदन? नहीं रोका जा, एकदम ये उल्टा काम है, इससे बढ़ेगा। वनस्पति के उन्मूलन द्वारा? जी नहीं। पक्षी संख्या में वृद्धि के द्वारा? जी नहीं। फिर किससे? वनारोपण के द्वारा ही मृदा अपरदन रुकेगा, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। गंगा के मैदान को एक जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है, याद रखना है। 2022 में पूछा गया है। कुछ सवाल जो है दोस्तों बीपीएससी ऐसे पूछ लेता है जो किसी को नहीं पता उतने, तो इनको जो है छोड़ के ही निकल लेना अच्छा होता है, लेकिन आप इसको रट लीजिएगा। ऐसे ही सवालों को रिपीट भी करता है, ज़्यादातर आयोग जो है ऐसे ही सवालों को रिपीट करते हैं। तो जियोसिंक्लाइन या भू अवनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था। भू अवनति गर्त को ही जियोसिंक्लाइन के नाम से जाना जाता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है दोस्तों? तो याद रखना है क्या कहलाती है, क्या दिया है विकल्प में? बांगर। जी हाँ। और नई मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों? खादर कहते हैं, याद रखना है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं, और जो नई मिट्टी होती है जो बाढ़ से पहुंचती है उसको जो है खादर कहते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो याद रखना जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। नवीन जलोढ़ को, जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं, नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। बाढ़ वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। प्राचीन जलोढ़ को दोस्तों बांगर कहते हैं, यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। कभी कभी विकल्प में पूछ लिया जाता है कि बांगर मिट्टी कैसे निर्मित होती है, तो 4 विकल्प दिए रहेंगे। जहाँ बाढ़ का पानी पहुँचता है, दूसरा जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, और 2 विकल्प इसी तरह से और भी दिए रहेंगे। तो सूक्ष्म अंतर आपको पता होना चाहिए। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है दोस्तों? तो जब सवाल पूछा गया था 2001-2 में तो विकल्प ए सही था, लेकिन अभी की बात करें दोस्तों तो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण जो है भारत में 21.71% है। वन और वृक्षावरण यदि दोनों को मिला दिया जाए तो 24.62% है। तो इसको रट लीजिएगा दोनों आंकड़े, क्योंकि सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। फिर से आपको बता दूं कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के लिए अलग से वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा बिहार के संदर्भ में, तो उसको जरूर देखिएगा। और बिहार में दोस्तों वनावरण कितना है, यह आंकड़ा भी एकदम रट लेना है, 7.84। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश घिरा हुआ है। तब भी सही था और अब भी सही है। दूसरे स्थान पर
सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश तथा उसके पश्चात छत्तीसगढ़ है, याद रखना। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है तो मिजोरम में। अब 2021 की रिपोर्ट क्या कहती है? सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश है, और यदि प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम, मतलब 2021 में भी वही सही है कथन, मिजोरम ही सही होगा। प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो सर्वाधिक वनावरण दोस्तों मिजोरम में है, और क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो याद रखना है, रट लेना है इसको। ये तो महाराष्ट्र में है दोस्तों। 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राज्यों में वन्यजीव अभयारण्य सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र में है, जबकि राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 है। वो केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। तो राज्य की बात करी जाए तो महाराष्ट्र याद रखना है। एमपी विकल्प में हो तो उसको नहीं करना है। फिर अगला सवाल है, बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है दोस्तों। 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। ये भी सही है दोस्तों। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने के लिए चलाया गया कार्यक्रम है, यह भी सही है। तो तीनों कथन सही हैं, तो सही विकल्प डी होगा। और इस बार जो 22 मई को दोस्तों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये भी पूछ लिया जाता है कब मनाया जाता है? 22 मई को। इस बार इसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर। इतना ही याद रखिएगा। थीम भीम जो दोस्तों उतनी ही याद रखा करिए जितनी आपसे याद रह सके। अनावश्यक कचरा दिमाग में नहीं रखना है। अगला सवाल, समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या कितनी है दोस्तों? इसका सही डाटा उपलब्ध नहीं है और 1995 में पूछा गया था, तो ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यह सवाल भी अप्रासंगिक है, क्योंकि ये जो है सवाल कब पूछा गया? 2005 में। तब जनसंख्या का आधार क्या था दोस्तों? तब जनसंख्या का आधार 2001 था, एक की जनगणना थी। लेकिन अब जो है दोस्तों, जब हम जनसंख्या पढ़ते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार पढ़ते हैं। तो यह सब अप्रासंगिक है। जो भी दिया है दोस्तों, जो आपको याद करना चाहिए इस प्रश्न में, वो है 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दोस्तों भारत की 73% है, पुरुष साक्षरता 80% है, महिला साक्षरता 64% है। ये याद रखिएगा, अंतर आप छोड़ सकते हैं दोस्तों। जो आंकड़े आपको हमेशा याद रखने होते हैं उनके पॉइंट छोड़ दिया करिए, फुल फिगर उसका रटा करिए, अप्रॉक्सीमेट छोड़ दिया करिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो सही जवाब है 31%। और जो अप्रॉक्सीमेट दोस्तों कितना है, एकदम एग्जैक्ट इनके अनुसार 31.2%, और ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 68.8%। देखिए, इन्होंने भी फुल फिगर में पूछा है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि दशमलव छोड़ दिया करिए, नज़दीकी उत्तर को रट लिया करिए। बात करें दोस्तों सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की, तो दोस्तों महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, और प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है? तो गोवा में है। दोनों तथ्य याद कर लीजिएगा, पूछ लिए जाते हैं। सारण जो है सिंचाई नहर निकलती है दोस्तों किससे? गंडक नदी से निकलती है, रट लेना है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से आता है, यह भी रट लेना है। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है दोस्तों, किस किस की? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की, याद रखना है। और यह बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध, देखिए फिर से सवाल वही पूछ लिया, रिपीटेड है, याद कर लीजिएगा। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है दोस्तों? पहले भी पढ़ चुके हैं हम इसको, तो कावेरी नदी पर स्थित है। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है दोस्तों? 2022 में पूछा गया सवाल है, रट लेना है इसको। कृष्णा और गोदावरी से संबंधित है पट्टी सीमा परियोजना। और किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह याद रख लीजिएगा। फिर हीराकुंड बांध जो है तैयार किया गया किस नदी पर दोस्तों? तो बहा नदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बराकर नदी पर स्थित है। और बराकर किसकी सहायक है? बराकर जो है दोस्तों दामोदर नदी की सहायक नदी है।
पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है दोस्तों? तो दो झीलें जो है मीठे पानी की झीलें हैं, लोकटक झील जो कि मणिपुर में है और बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखना है। लोकटक झील पर ही दोस्तों दुनिया का तैरता हुआ पार्क स्थित है, याद रखना है। फिर अगला सवाल है, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है दोस्तों? देखिए ये वाला अंत वाला टर्म पढ़ना नहीं है कि बात हो रही है। तो सहकारी समितियां भी हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब RRBs भी हैं और व्यापारिक बैंक भी हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। तो नहीं है पूछा जा रहा है, इसीलिए दोस्तों कन्फ्यूजन होगा आपके अंदर, इसीलिए मैंने इसको इम्पॉर्टेंट वाला टैग दिया है। तो इसमें सही जवाब होगा डी, इनमें से कोई नहीं। कृषि में युग्म पैदावार का आशय दोस्तों किससे है? तो विभिन्न मौसमों पर दो फसलों को पैदा करने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्म पैदावार। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है दोस्तों? याद रखना है। देखते हैं कौन कौन से कथन है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। तो यह कथन नहीं सही है, गलत है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक और तकनीकी का विस्तार करना है। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही है, दूसरा वाला कथन सही है। फिर तीसरा है, हरित क्रांति का लक्ष्य दोस्तों हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। जी नहीं दोस्तों। फिर चौथा सवाल, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। तो दो ही कथन सही हैं दोस्तों, 2 और 4 याद रखना है। तो सी वाला विकल्प सही है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है दोस्तों, तो गन्ना, कपास, गेहूं, जूट। तो सही जवाब है गेहूं जो है नकदी फसल में नहीं आता है। तंबाकू, गन्ना, तिलहन, कपास जैसी, चाय हो गया, ये सब चीज़ें जो है नकदी फसलों में आती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है दोस्तों किसके उत्पादन में? गेहूं उत्पादन में की है। प्रमुख खाद्य फसल दोस्तों कौन सी है? तो चावल है, याद रखना है। सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है चावल का भारत में। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं दोस्तों। तो सही नाम क्या है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कंफ्यूज नहीं होना, रट लेना है इसको दोस्तों। 1995 में पूछा गया था। इसी क्षेत्र में चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है। सम्मिलित क्षेत्र की बात हो रही, किसी एक राज्य की बात नहीं हो रही। फिर आपके जहन में सवाल जो है कौन रहा हो कि पंजाब क्यों नहीं है, तो यहाँ पर समन्वित क्षेत्र की बात हो रही है, कई राज्यों को मिलाकर, इसीलिए कृष्णा गोदावरी डेल्टा को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, फिर से वही चावल। सर्वाधिक क्षेत्रफल को कवर करती है भारत में चावल की कृषि। तो स्वाभाविक सी बात है, जब ज़्यादा चावल पैदा होता है तो ज़्यादा खाया भी जाएगा, इसीलिए महत्वपूर्ण खाद्य फसल भी यही है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है दोस्तों? तो पुनः वही चावल। फिर सीड आ गया है फिर से। तो सीड जो है दोस्तों क्या है? एक ट्रिक है, किसको याद रखने का? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के 4 देशों को याद रखने का ट्रिक है। उसको मैं पिछली वीडियो में और इसमें भी चर्चा कर चुका हूँ। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है दोस्तों, गला सूख रहा है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है दोस्तों कौन सा? महाराष्ट्र है। 21-22 की आर्थिक समीक्षा के आधार पर यह आंकड़ा दिया गया है। दूसरा कपास उत्पादक है गुजरात। फिर गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में कौन सा सही है? तो सही जवाब है दोस्तों विकल्प सी। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु। ये जो है दोस्तों प्रश्नकाल के अनुसार सही था विकल्प। लेकिन अभी दोस्तों क्या स्थिति है? सर्वाधिक जो गन्ना उत्पादन है उत्तर प्रदेश में, दूसरा महाराष्ट्र में, तीसरा कर्नाटक में। यही 3 याद रखिएगा, अक्सर इन्हीं का क्रम आपको मेंटेन करने के लिए दे दिया जाएगा। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है दोस्तों? तो मूंगफली है, याद रखना है। शुष्क भूमि में पैदा होती है, कम जल की आवश्यकता होती है। गन्ना जो है उष्णकटिबंधीय फसल है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा तापमान की भी ज़रूरत होती है।
भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य दोस्तों कौन सा है? तो केरल है। अगला सवाल रिपीटेड है, देख लीजिएगा इसको। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है दोस्तों किसका? तो जो फाओ के आंकड़े हैं 2020, इनके अनुसार भारत विश्व में चाय का दूसरा उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। जी हाँ, पैदा तो दूसरे नंबर पे करता है लेकिन पीता बहुत है चाय, नंबर 1 पे पीने के मामले में। वहीं दूसरी तरफ जो है दाल के उत्पादन में, खाने में भी तेज है भारत आगे, और पैदा करने में भी आगे है, याद रखना है। फिर है निम्न में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है दोस्तों? तो गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, याद रखना है। नीलगिरी पर भी चाय के बागान पाए जाते हैं। कानन देवन पहाड़ी पर भी पाए जाते हैं। दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। कानन देवन दोस्तों कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, यह याद रखिएगा। कानन देवन भारत का दार्जिलिंग जो है चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग की दोस्तों चाय को ही 2004 में पहला जीआई टैग प्रदान किया गया था। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है दोस्तों? तो पुलनेज कर्नाटक में नहीं है, बाकी सभी जो है कर्नाटक में है। कौन कौन से? चिकमंगलूर भी कर्नाटक में है, कुर्ग भी कर्नाटक में है, और बाबा बूदन की पहाड़ियाँ भी कर्नाटक में है, यह बाबा बूदन गिरी। और बाबा बूदन में ही दोस्तों भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी के पौधे रोपित किए गए थे, याद रखना है। लॉजिक क्या है याद करने का? एक बाबा रहे होंगे बूदन, उन्होंने ही कॉफ़ी के पौधे को रोपा होगा। ये केवल और केवल ट्रिक है याद करने का। अक्सर होता है ना, बड़े बुजुर्ग बाबा टाइप के लोग ही पौधे लगाते हैं। आज की पीढ़ी जो है इन सब चीज़ों से दूर भाग रही है, जबकि ज़रूरत है कि उसी को आगे आने की। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है दोस्तों किसका? चाय का। ये कब की स्थिति थी दोस्तों? प्रश्नकाल की। लेकिन अब जो है चाय के मामले में भारत दूसरा उत्पादक हो गया है। और निर्यात की बात करें दोस्तों, तो निर्यात में भारत का चौथा स्थान है। और प्रथम स्थान दोस्तों किसका है चाय उत्पादन में? चीन का है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है दोस्तों पश्चिम बंगाल। 1996 का सवाल है, तो विकल्प के अनुसार पश्चिम बंगाल होगा। लेकिन दोस्तों अभी की बात करें तो अभी भी पश्चिम बंगाल ही प्रथम स्थान पर है। बात यदि बिहार की करी जाए जूट उत्पादन में, तो बिहार जो है दूसरे स्थान पर है। बिहार दोस्तों और किस लिए जाना जाता है? लीची उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और मिथिला मखाना जो है दोस्तों बिहार का, उसको जीआई टैग दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है दोस्तों? तो द्वितीय स्थान है, अभी बता चुका हूँ। 149वां सवाल, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो नेपा नगर में स्थित है। अब सवाल बनता है नेपा नगर कहाँ है भैया? तो नेपा नगर जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ? बुरहानपुर जिले में है। जी हाँ, याद रखना है। फिर है दोस्तों बुरहानपुर जिला और किस लिए चर्चा में? आपको करंट अफेयर में पढ़ाया है मैंने। बुरहानपुर जिला जो है देश का सबसे पहला हर घर जल वाला जिला बना है बुरहानपुर, याद रखिएगा इसको। इसीलिए इसको कहते हैं MDA। बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। करंट अफेयर से उठा के जोड़ दिया जाके दन्न से। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क दोस्तों क्या है? तो याद रखना बॉक्साइट है एल्युमिनियम का अयस्क। अब देखिए इन्होंने जो नहीं दिया मैंने आपको दिया है, कैलामाइन। कभी कभी दोस्तों क्या होता है ना कि आयोग हूबहू क्वेश्चन रिपीट ना करके दो विकल्प इस क्वेश्चन से उठाए और दो विकल्प दूसरे क्वेश्चन से उठाए, दोनों को उठाया गड्ढमड्ढ कर दिया और सवाल बना दिया। तो क्या है, ऐसे ही सवालों से बचने के लिए जो है चारों विकल्प तैयार होना जरूरी होता है। तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। बात करें कैलामाइन किसका अयस्क है दोस्तों? तो जिंक का है। गैलेना किसका अयस्क है? तो लेड का है, मतलब सीसा का है। और कैल्साइट दोस्तों किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का है। देखिए एकदम चारों विकल्प जो हैं आपको तैयार करा दिए। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है दोस्तों। किस में नहीं है? तो पंजाब में नहीं है, याद रखना है। बाकी थोड़ा बहुत सभी में है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है दोस्तों? कहाँ चांदी पाई जाती है?
तो इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में चांदी मात्र 2 ही राज्यों में स्थित है, मतलब मिलती है, उत्पादन होता है, राजस्थान और दूजा है कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है दोस्तों? तो केरल है, याद रखना है। मोनोजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है दोस्तों, मोनोजाइट से ही थोरियम को प्राप्त किया जाता है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है दोस्तों? तो ई विकल्प इसका सही है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है, ठीक है। तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली है। जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। तो अभ्रक का इस समय कौन सा है सबसे बड़ा उत्पादक? ब्राजील है। और ब्राजील जो है ही नहीं विकल्प में। विकल्प में क्या, सवाल में ब्राजील नहीं भारत की बात की गई है, तो याद रखना है विकल्प ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अग्रणी दोस्तों किस में हो सकता है इसमें से? इसमें से तो भारत किसी में भी अग्रणी नहीं है, याद रखना है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है दोस्तों? झारखंड करता है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार अभ्रक का उत्पादन केवल और केवल आंध्र प्रदेश में हो रहा है वर्तमान में, और पहले जो है प्रश्नकाल में झारखंड सही था, लेकिन अब जो है आंध्र प्रदेश होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं बिहार क्रमशः अभ्रक के बड़े भंडारक हैं। तो सर्वाधिक अभ्रक कहाँ इस समय मौजूद है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। दूसरा स्थान राजस्थान का है। और हाल ही में दोस्तों यूरेनियम के जो भंडार पाए गए हैं दोस्तों, कहाँ पाए गए हैं? राजस्थान में पाए गए हैं, याद रखना है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है दिए गए विकल्पों में बिहार होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा दिया है, लेकिन प्रश्न जो है 1994 का है। लेकिन यदि अभी की बात करें दोस्तों, तो सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है, दूसरे नंबर पर झारखंड है। दोस्तों लौह अयस्क का नहीं, खनिज की बात हो रही है यहाँ पर, याद रखना है, खनिज की बात हो रही है, संपूर्ण खनिजों की। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई दोस्तों? तो याद रखना रानीगंज में खोदी गई। अब सवाल बनता है रानीगंज कहाँ है? तो दामोदर नदी घाटी के तट पर है रानीपुर। और रानीपुर है कहाँ दोस्तों? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थित है रानीगंज, याद रखिएगा। 1974 में कोयला खनन के रूप में इसकी खोज की गई थी। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम दोस्तों क्या है? 1999 का सवाल है, लेकिन आपको बता दूं कोयला उत्पादन, लौह अयस्क उत्पादन जरूर पूछ लिया जाता है। तो यदि बात करें कोयले के उत्पादन की, तो एक ट्रिक है कोज अपान जोक, मतलब ऊपर जो है उत्पादन की बात हो रही है और नीचे जो है भंडारण की बात हो रही है। कोज का मतलब, कोज का सी जो है किसको इंगित करता है? छत्तीसगढ़ को। ओ का मतलब ओडिशा दूसरे स्थान पे, जे का मतलब झारखंड। तो कोज अपान जोक। अब जोक मतलब, जे का मतलब झारखंड जो है भंडारण में प्रथम स्थान पर है कोयले के, और ओडिशा जो है दूसरे स्थान पे है, और सी का मतलब छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। तो इस ट्रिक को जो है उठाइएगा और स्टडी टेबल के सामने ठप्प से चिपका लीजिएगा, कोज अपान जोक। अब मैं भी कई बार आपको इसको बताऊंगा और याद कर लीजिएगा। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। पश्चिमी सिंह भूमि में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है दोस्तों? तो लौह अयस्क के खनन के लिए जाना जाता है। चिरिया एक खान है जो प्रसिद्ध है लौह अयस्क की। कहाँ स्थित है? सिंह भूमि में। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो पिच ब्लेंड से जो है रेडियम को प्राप्त किया जाता है, याद रखना है। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ आरंभ हुआ था? देखिए दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से देखिए सवाल पूछ लिया गया है। दार्जिलिंग के निकट दोस्तों, या फिर यही याद रखिएगा, दार्जिलिंग में ही पहला विद्युत संयंत्र जो है, जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। कब? 1897 में। बात करें दूसरे विद्युत संयंत्र की दोस्तों, जल विद्युत संयंत्र की, तो वह कर्नाटक के शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। और शिव समुद्रम को जल कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो कावेरी नदी से मिलता है। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो सही नहीं है कौन सा कथन? भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। यही कथन गलत है, क्योंकि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान जो है दोस्तों वर्तमान में कितना है? लगभग 10% है। याद कर लीजिएगा। सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि कितना योगदान है, 10%, 20%, 25, 30। तो सही विकल्प होगा 10%। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का मतलब दोस्तों डीजल नहीं है, उसमें कोयला नहीं है, तो क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि, यही गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं। अगला सवाल, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं, ठीक है, और इस उद्योग की ऐसी स्थिति का कारण क्या है? तो एक कारण इन्होंने दिया, पश्चिम तटीय क्षेत्र में अधिकाधिक नाभिकीय ऊर्जा की उपलब्धता है। नहीं है दोस्तों। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा, यही कथन सही है। गोवा भी दोस्तों देखिए पश्चिमी तट पर स्थित है और मध्य प्रदेश थोड़ा सा अंदर है। तो दोस्तों दोनों ही भाग तट के नज़दीक हैं, दोनों ही राज्य, तो लाने ले जाने में भी दिक्कत नहीं होती। तो इसी वजह से संयंत्र जो है पश्चिमी तट पर ही लगाए गए हैं। सीधे खनन हुआ, खनन के बाद संयंत्र में पहुंचा, संयंत्र में जो है प्रसंस्कृत हुआ और प्रसंस्कृत होने के बाद जहाज पे लादा और भेज दिया गया सब जगह। इसीलिए जो है पश्चिमी घाट पर उद्योगों की स्थापना की गई है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो लंबाई का तो आंकड़ा मिल गया है, लेकिन कितने हैं राजमार्ग, इसका आंकड़ा सटीक नहीं मिल रहा है। मुझे भी नहीं मिला और शायद इनको भी नहीं मिला। इसीलिए जो है इन्होंने 2019 को आधार बना के आंसर दिया है। इनके अनुसार 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और लंबाई कितनी है दोस्तों? 21-22 के अनुसार 14,0995 किलोमीटर। ऐसा सवाल बिरले ही पूछा जाएगा, लेकिन बिहार है, कुछ भी पूछ सकता है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था दोस्तों 1853। सभी लोग जान रहे होंगे डलहौजी के काल में रेल निर्माण हुआ था दोस्तों। पहली ट्रेन भी इसी समय चली थी, थाने और मुंबई के बीच में। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी दोस्तों कितनी होती है? 5.5 फीट। याद रखना है। ट्रेन की दूरी, पटरियों की दूरी के आधार पर पटरियों को 3 भागों में बांटा जाता है। मीटर गेज, मतलब जैसा कि नाम से विदित है बीच की दूरी 1 मीटर होगी। चौड़ी या बड़ी लाइन 5.5 फीट की दूरी होगी। और तीसरी है छोटी लाइन 762 mm, मतलब 86 सेंटीमीटर, 1 मीटर से कुछ कम छोटी लाइन। मारमुगांव पत्तन कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो गोवा में अवस्थित है। याद रखना है। किस नदी पर अवस्थित है? जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। याद रखना है। और कभी कभी पूछा जाता है जुआरी नदी कहाँ गिरती है? तो याद रखना है अरब सागर में गिरती है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो याद रखना है महाराष्ट्र में। 2020 में इसकी घोषणा की गई थी। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना है भरतपुर या फिर गुड़गांव में स्थित है दोस्तों। गुड़गांव का वर्तमान नाम दोस्तों क्या हो गया है? गुरुग्राम। इन्होंने भी दिया है, गुरुग्राम हो गया है। और गुरुग्राम में ही ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है दोस्तों। पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। तो याद रखना है हरियाणा में ही है। याद करिए, आपने फिल्म देखी होगी सुल्तान। सुल्तान जो है रेवाड़ी की बात करता है। रेवाड़ी कहाँ है दोस्तों? रेवाड़ी हरियाणा में है। तो ऐसे याद रखिएगा, रेवाड़ी जब हरियाणा में है और फिल्म का नाम है सुल्तान, तो ऐसे ही ऐसा कौन सा इनमें है जो गुड़गांव में है, जो हरियाणा में है? तो गुड़गांव ही हरियाणा में है। याद रखना है। भरतपुर दोस्तों राजस्थान में है। गांधीनगर गुजरात में है। चंडीगढ़ जो है आप जान ही रहे हैं, पंजाब की राजधानी है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखना है भारती। कब कब भेजा गया? पहला जो है शोध केंद्र है कब स्थापित किया गया और किस नाम से? गंगोत्री नाम से स्थापित किया गया 1983 में। दूसरा मैत्री के नाम से स्थापित किया गया 1988 में, 5 साल बाद। और तीसरा जो है दोस्तों 2012 में भारती के नाम से स्थापित किया गया।
तो गंगोत्री मैत्री दोनों के अंतर में त्रा है, तो ऐसे याद रखिएगा, गंगोत्री के बाद मैत्री। और तीसरा है भारती। और निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है दोस्तों? तो सही जवाब है कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। बाकी मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाती है प्रवाल भित्ति, और कच्छ की खाड़ी में लक्षद्वीप समूह के आसपास भी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, और मलवन क्षेत्र में भी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। माफ़ कीजिएगा, गरारी फंस गई थी। तो दोस्तों एनर्जी लेवल एकदम नीचे चला गया है, तो इसको मैं तभी सार्थक समझूंगा जब आप लोग जो हैं अपना सहयोग करेंगे। शक्ति दीजिए साथियों, हमको उत्साहित करिए, और उसका एकमात्र साधन है लगातार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद। और हाँ साथियों, इसके बाद जो है आपको घटनासार का जो आर्थिक घटनाक्रम है उसका निचोड़ आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। धन्यवाद।